सुबह 2:30 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे खास खबरों की। यूपी में मिशन 80 के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है और इसका नाम माइक्रो प्लान दिया है। मिशन 80 के लिए बीजेपी का माइक्रो प्लान तैयार है, जिसमें 8 लाख जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेयर, बीडीसी प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 12 अगस्त को अयोध्या में यह कार्यक्रम होगा और वहीं गोरखपुर में 19 अगस्त को इससे जुड़ा एक प्रोग्राम किया जाएगा। तो वहीं सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। संगठन के महामंत्री धर्मपाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। यानी कि जो बीजेपी का माइक्रो प्लान है, इसके तहत तमाम जो प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर कि आखिर जीतना कैसे है, किस तरीके से जागरूक करना है पार्टी की योजनाओं के बारे में, नेताओं को कैसे अपने क्षेत्र में जाकर वहां की जनता से संवाद करना है। इन तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी फोकस करेगी। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी ने मिशन 80 को जीतने के लिए एक माइक्रो प्लान तैयार किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने के लिए सभी निकायों के, पंचायतों के, यानी कि जिला पंचायत से लगा के बीडीसी, महापौर से लगा के प्रधान तक को प्रशिक्षण देगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त से उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण अभियान चला रही है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी प्रधानों को, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, सभी जिला पंचायत सदस्यों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को, महापौरों को, निकाय के सभी अध्यक्षों को प्रशिक्षण देगी। 5 अगस्त से गाजियाबाद से कार्यक्रम शुरू होगा और उत्तर प्रदेश के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में यह अभियान चलेगा प्रशिक्षण का। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन मौजूद रहेंगे। और एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि जल्द ही उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। राजभर ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जगह मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है और जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके साथ पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और कुछ दूसरे लोगों को भी जगह मिलेगी। तो दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे, ऐसा राजभर का कहना है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बहुत जल्द योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। ये दावा ओम प्रकाश राजभर का। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में जगह मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जल्द ही उसकी घोषणा होगी, वो आप लोगों को जानकारी होगी। यानी कि आगामी ये जो सत्र होने वाला है, इससे पहले जो कैबिनेट होगा उसमें आप शामिल होंगे? अब देखिए, विस्तार अगर पहले होगा तो निश्चित होंगे, बाद में होगा तो भी बिल्कुल कैबिनेट विस्तार में मतलब निश्चित देखने को मिलेंगे। निश्चित मिलेंगे। आप अकेले और नहीं, और हमारे साथी दारा चौहान जी हैं और साथी भी आ सकते हैं। तो बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कहा कि विपक्ष दिशाहीन है और बहस से बचना चाहता है, जबकि हमारी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सुनाते हैं आपको। उनको लगता है कि एक अटका करके बात की प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य पहले होना चाहिए, तो ये बात ही सिरे से गलत है। ना ऐसी कोई परंपरा है, ना ऐसी कोई इसका कोई औचित्य है। तो उससे लगता था कि वो बिल्कुल बहस से बचना चाहते हैं। जो भी उसका कारण हो, हम सबको आश्चर्य होता है। फिर वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया। अब अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने के बाद स्पीकर महोदय विदिन 10 डेज पर चर्चा कराते हैं। संसद नियम से चलती है और नियम की उनको अच्छी तरह से जानकारी है। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस ने खासतौर से देश में शासन किया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने अविश्वास प्रस्ताव के गिर जाने की संभावना जताई है और वहीं मणिपुर वीडियो की सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए हैं। जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है।
ये सारी दुनिया जानती है कि अविश्वास प्रस्ताव अल्पमत में जो विपक्ष होता है उसके जरिए लाया जाता है। ये सारे लोग जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि जब प्रधानमंत्री मणिपुर जैसे गंभीर, संवेदनशील और देश की एकता को प्रभावित करने वाले प्रश्न पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा हो और उसकी अनदेखी और अनसुनी की जा रही हो, तो रास्ता क्या है विपक्ष के पास? तो प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। खबर है कि सोनिया गांधी स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस उन्हें राज्यसभा के जरिए संसद भेजेगी। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी जल्द यूपी प्रभारी के पद से भी इस्तीफा दे सकती हैं। 2024 की लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए इन दिनों कांग्रेस भी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। कांग्रेस एक ओर जहां उत्तर प्रदेश में सपा बसपा जैसे विपक्षी दलों के साथ गठबंधन का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस बार खुद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और इस बार सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से चुनाव न लड़कर राज्यसभा के जरिए देश की संसद में जा सकती हैं। इस दौरान जहां सोनिया गांधी दिल्ली में बैठकर कांग्रेस की कमान संभालेंगी, तो वहीं प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हुए नजर आएंगी। सूत्रों के माने तो प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने का फायदा न सिर्फ रायबरेली और अमेठी में मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटों पर मिलेगा। तो राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने यूपी से प्रियंका के चुनाव लड़ने की खबरों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यूपी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। इमरान प्रताप गढ़ी ने दावा किया है कि प्रियंका जहां से भी चुनाव लड़ेंगी, बड़े अंतर से जीतेंगी। अमेठी, रायबरेली और उसके आसपास के जो जनपद हैं और भी कई जगहों से बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश रहती है कि प्रियंका जी हमारे संसदीय क्षेत्र से अगर आ जाएं तो अच्छा रहे। वो बहुत लोकप्रिय हैं, वो देश के किसी हिस्से से चुनाव लड़ सकती हैं और जब भी लड़ेंगी बहुत बड़े अंतर से, ऐतिहासिक अंतर से चुनाव भी जीतेंगी। हम सब चाहते हैं कि वो और सक्रिय हों, लेकिन अब ये प्रियंका जी पे निर्भर करता है कि वो चुनाव लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं। उससे ज्यादा केंद्रीय नेतृत्व पे कांग्रेस के निर्भर करता है कि वो उन्हें क्या भूमिका देता है। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम के कल के विवादित बयान के बाद आज उन्होंने फिर विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है, क्या औरों की कोई आस्था नहीं है? इसीलिए हमने कहा था कि किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचे। इसीलिए 15 अगस्त 1945 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, उसे यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है, अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, उसके बाद ये बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है कि बद्रीनाथ धाम 8वीं सदी में बौद्धिक स्थल था, यहां पर बौद्ध धर्म के लोग आते थे, बौद्ध मठ था, उसके बाद ये बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्यों मिर्ची लगी ना खामखा के विवाद में पड़ने से अच्छा है जो सच है उसको स्वीकार करे। यह स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम पर दिए गए विवादित बयान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौर्य जिस पार्टी में है वो हमेशा विभाजन और तुष्टीकरण के लिए जानी जाती है, इसीलिए उनके बयान पर कोई आश्चर्य नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि उनके नाम के आगे स्वामी लगा है, इसीलिए उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए था। देखिए, बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है,
क्योंकि जो हर चीज को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा उनकी पार्टी का स्तर गिरता जा रहा है, वो हिट एंड रन कर रहे हैं कि कुछ भी बोल दो। स्वामी प्रसाद मौर्य को राजनीति में अपनी पहचान बचानी है, इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अजय भट्ट ने कहा कि राजनीति में ये वाणी संयम होना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने इसे पूरी तरह से खो दिया है। हिट एंड रन, मारो और भागो, कुछ बोल दो, कुछ न कुछ बोलना है, ये नहीं कि इसके परिणाम कल को क्या होंगे। इसलिए वाणी संयम होना राजनीति में बहुत आवश्यक है और ये संयम विपक्ष ने बुरी तरह से खो दिया है। आपको क्या लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म चाहे ग्रंथ हो या मंदिर हो, उसको लेकर बयान अक्सर विवादित दिया करते हैं, इसकी मंशा क्या हो सकती है उनकी? नहीं, कुछ नहीं, गिरता हुआ स्तर है, पार्टी का गिरता हुआ स्तर है, उसमें अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रचार पाने के लिए ऐसी बातें कुछ लोग कह देते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, न कोई मानने वाला है, न तथ्य है, न कोई सुनने वाला है ऐसी बातों। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर एसबीएसपी के महासचिव अरुण राजभर और बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने पलटवार किया है और पूछा है कि समाजवादी पार्टी बताए स्वामी मौर्य और उनके बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है। जब जब ये बातें आती है, चाहे भगवान राम के रामचरितमानस का सवाल हो, रामचरितमानस पर भी सवाल इन्होंने उठाया, अब तो बद्रीनाथ पर सवाल उठा रहे हैं, तो कल के डेट में ये तो काशी मथुरा पर भी सवाल उठाएंगे। तो जिनको ये लगता है कि हिंदुओं के मंदिरों पर इस तरह के अपना दूसरा रूप बताने में लगे हैं, इनको आने वाले समयों में ये समाजवादी पार्टी को स्टैंड क्लियर करना होगा कि जो श्री स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, क्या ये समाजवादी पार्टी का पक्ष है या वो अपना पक्ष रख रहे हैं। तो लेकिन जनता इसका जवाब देगी कि आप हिंदुओं की आस्था पर कितनी बार खिलवाड़ करेंगे। तो एकदम आश्चर्यचकित या सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव के इशारे पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य हो, एसटी हसन हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, हिंदुओं के आस्था के विषय पर, भारत की संस्कृति सभ्यता पर लगातार कुठाराघात करते आए हैं। और ये आज की बात नहीं है, समाजवादी पार्टी के डीएनए को उठाकर देख लीजिए। तो अयोध्या में राम भक्तों के खून से सरयू को लाल कर दिया था एक समय में, जब स्वयं मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, तो पंचकोसी परिक्रमा जो अयोध्या में होती थी उसको रुकवा दिया था। तो उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भगवा लहराने के लिए पीएम मोदी अब खुद मोर्चे पर हैं और सांसदों से रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए जल्द ही बैठक करने वाले हैं। साथ ही उन हारी हुई 14 सीटों पर भी पीएम मोदी की नजर है, जहां अब चुनावी रैली की तैयारी चल रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। मोदी योगी की जोड़ी, जिसके पास विकास की नीयत, नीति है और हर उस चुनौती से सामना करने की रणनीति है जिससे उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप के टारगेट को बड़े ही आसानी से साधा जा सके। और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 80 का नारा देते हुए जमीनी तैयारी और तेज कर दी है। महासंपर्क अभियान के जरिए हर घर दस्तक देने वाली बीजेपी ने अब नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत पार्टी ट्रिपल इंजन को रफ्तार देकर मिशन लोकसभा के रथ को लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और इसके लिए पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के सांसदों को जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। दरअसल यूपी के एनडीए सांसदों संग पीएम की बैठक होगी। 31 जुलाई और 2 अगस्त को पीएम मोदी बैठक करेंगे। 31 जुलाई को पश्चिमी यूपी के सांसदों की बैठक होगी। 2 अगस्त को पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की बैठक होगी। यानी इस मीटिंग में जीत की रणनीति के साथ ही एनडीए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश होगा और इसी मीटिंग के बाद टिकट पर सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में एनडीए के सांसदों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। 31 जुलाई को सबसे पहले पश्चिमी यूपी, ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसदों की बैठक की जाएगी, जिसकी मेजबानी बीजेपी सांसद संजीव बालियान करेंगे। जबकि 2 अगस्त को गोरखपुर क्षेत्र, अवध और काशी क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक होगी, जिसकी मेजबानी अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के नेता महेंद्रनाथ पांडे करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा मिशन 2024 फतेह को लेकर मूल मंत्र देंगे। एक तरफ पीएम मोदी की नजर उत्तर प्रदेश की हर सीटों पर विजय हासिल करने की है, तो इसे चरितार्थ करने के लिए टीम योगी भी पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए ट्रिपल इंजन को रफ्तार दी जा रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हर मोर्चे पर तैयार है और उन लोगों की जिम्मेदारी तय की जा रही है जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति से संपर्क साधा जा सके और उसे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में समझाया जा सके। इसके लिए अब सांसदों की जिम्मेदारी तय की जा रही है और उनके रिपोर्ट कार्ड पर डायरेक्ट पीएम मोदी की नजर है। सांसदों को बताना होगा 5 साल में कितने काम किए, 5 साल में अपने क्षेत्र में सांसदों ने क्या डेवलपमेंट किए, क्यों पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में अपना चेहरा बनाए। इतना तो तय है कि सांसदों ने पिछले 5 साल में जो भी डेवलपमेंट के कामकाज कराए हैं, वही उनकी सीट रिजर्व करने के मापदंड बनेंगे। उन्हीं सांसदों को मैदान में उतारा जाएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लोगों में जिनको लेकर विश्वास मजबूत है, क्योंकि बीजेपी का मकसद उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भगवा लहराने का है, जिसकी बागडोर अब पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी संभालने वाले हैं। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञानवापी विवाद में अब हिंदू पक्ष को सिर्फ कोर्ट से आस है, क्योंकि एएसआई सर्वे पर जल्द ही फैसला आने वाला है। दरअसल हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों में कोर्ट में जोरदार बहस चली, जिसके बाद अब कोर्ट 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाने वाली है। सर्वे से समाधान की लड़ाई में इंतजार बढ़ता जा रहा है। हिंदू पक्ष को उम्मीद थी कि कोर्ट से सर्वे पर फैसला आएगा, लेकिन अब सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया, यानी अब 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। काशी की चौखट पर 3 दिन पहले जैसे ही सर्वे की टीम पहुंची थी, हिंदू पक्ष की उम्मीदें बढ़ गईं। हर जुबान पर बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी में सर्वे पर तत्काल रोक के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और फिर हाईकोर्ट ने सर्वे पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। हमें मिली थी वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी और जो कमीशन किसी भी स्टेज पे जारी हो सकता है, इसके लिए केस लॉज भी रिलाई किए। हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। इन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हमको खुदाई की जरूरत नहीं होगी, इनके पास टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं जो केवल ड्रिल करके बिना नुकसान पहुंचाए 20 मीटर तक जो है ये सर्वे कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये परिसर 353 साल यानी 69 में जो ध्वस्त करवाया था औरंगजेब ने, उसके बाद का है या उसके पहले का है। अगर उसके पहले के एएसआई वैज्ञानिक जांच में अगर ये बातें सामने आ जाएं कि 1669 के पहले का ये परिसर, ये इसकी दीवारें हैं, ये जो मंदिर का परिसर है, तब आपकी जो थ्योरी औरंगजेब का मस्जिद का अपने आप समाप्त हो जाएगा। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद वाले डाउट दूर करने के लिए एएसआई सर्वे का कोर्ट से आदेश आया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस पर भी आपत्ति हो गई और जैसे ही मामला हाईकोर्ट पहुंचा, एक और दलील के साथ मुस्लिम पक्ष ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद आज जब दोनों पक्षों की दलील पर सुनवाई हो रही थी, तब मंदिर और मस्जिद पक्ष ने जमकर बहस की। तो दूसरी तरफ एएसआई और सरकार ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि मंदिर शिखर को गुंबद से कवर किया गया।
ज्योतिर्लिंग को नए निर्माण से ढका गया। 16 मई 2022 को एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया। पिलर पर स्वास्तिक है, हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले। साथ ही एएसआई की ओर से बताया गया कि उनके पास इंस्ट्रूमेंट हैं और वो जांच कर सकते हैं। राम मंदिर केस में भी ऐसा ही किया गया था, यानी हाईकोर्ट में राम मंदिर में सर्वे का भी हवाला दिया गया और ये भी संकेत दिए गए कि सर्वे के बाद ही अयोध्या में राम जन्मभूमि का मसला हल हुआ था। तो फिर ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, इसका पता भी सर्वे से ही चल पाएगा। साक्ष्य के तौर पे हमने दिखाने का कोर्ट को प्रयास किया, ऑनरेबल कोर्ट को, तो उन्होंने कहा कि दिस विल इम्पोर्टेंट फॉर योर एविडेंस इन द ट्रायल कोर्ट, वहाँ एविडेंस कर लेंगे। ये जो है तस्वीर देखिए, नील गडसॉ एक आर्किटेक्ट में उन्होंने पीएचडी किया जापान से, वो जो जर्मन नागरिक थे, बनारस में 15 साल रहे। देखिए तस्वीरें ज्ञानवापी की आपको तमाम मिलेंगी, लेकिन इसकी तस्वीर देख लीजिए, इनके द्वारा जो खींची गई है। ये पूरा मंदिर का अवशेष है और इस पे एक गुम्बद बना दिया गया है और कह रहे हैं कि मस्जिद। तो जब एएसआई सर्वे होगा, तोड़ा गया है मंदिर को, तो और भी चीजें दिख तो रहा है, अवशेष नीचे उसके निकलेंगे, एएसआई सर्वे से बातें आएंगी। तो हम पूजा तो 93 तक कर ही रहे थे, तो मस्जिद तो रहेगा नहीं ना, और ट्रायल में चीजें डिसाइड हो। खैर, बाबा के भक्त अब उस इंतजार में हैं जब कोर्ट से सर्वे पर फैसला आएगा और फिर अयोध्या की तरह काशी का भी जीर्णोद्धार हो पाएगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में आस सिर्फ कोर्ट से है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ वाराणसी से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।